मेरे साथ आज एक ऐसी डॉक्टर है जो पिछले 20 साल से गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस के साथ साथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अपब्रिंगिंग ऑफ यंग चाइल्ड, लैक्टेशन, इनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, होलिस्टिक एस्पेक्ट्स पर पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत कुछ। और उनकी एक बहुत प्यारी बुक है वाओ, वर्ल्ड ऑफ वॉम। Allow me to welcome author of beautiful book Wow, Dr. स्मिता दासोरा मैम। नमस्कार। मदर बनना, मदरहुड, मदर जो भी मदर बन चुकी हैं उनका जो उनकी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट अगर पूछते हैं तो वो जब बेबी पहली बार उनके हाथ में आया, द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट इज बिकमिंग मदर। हाँ। क्यों नेचुरल डिलीवरी बच्चे के लिए और इन्फेंट मदर के लिए बेहतर होती है, अच्छी होती है? पेन को हम फिजियोलॉजिकली देखें, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और इसे जितना हम स्वीकार करते हैं तो ये उतना ट्रॉमेटिक नहीं होता है। हम हमेशा बोलते हैं इट इज़ नॉट द मदर हु इज़ डिलीवरिंग द बेबी, इट इज़ द फैमिली हु इज़ डिलीवरिंग द बेबी। पूरी फैमिली का ही उतना इम्पॉर्टेंट रोल है मदर को सपोर्ट करने में, मदर को केयर करने में, उसकी पूरा ध्यान रखने में। अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे आपने बोला फादर्स को अलाउ नहीं करते, किसी को अलाउ नहीं करते, तो डेफिनेटली ये एक ड्रॉबैक है कि अगर आप किसी लेबरिंग मदर को अकेला इतने घंटों के लिए छोड़ते हैं तो वो मेंटली कंफर्टेबल नहीं होती, वीक होती हैं। तो आप उनको सपोर्ट करें, चाहे वो डूला के फॉर्म में हो, चाहे वो मिडवाइफ के फॉर्म में हो, चाहे वो हस्बैंड के फॉर्म में हो, चाहे वो मदर के फॉर्म में हो, फ्रेंड के फॉर्म में हो, सिस्टर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ताकि वो कोई उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके, एनकरेज कर सके, फील कर सके, लव कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि जो डॉक्टर्स का काम है वो डॉक्टर्स करेंगे, जो उनको मॉनिटरिंग करनी है, जो उनको मेडिसिन्स देनी है, वो सब चीज़ कर देंगे। लेकिन जो मेंटल सपोर्ट मदर को चाहिए, उसके लिए देयर हैज़ टू बी समबडी हु कैन हेल्प द मदर। देयर आर साइंटिफिक स्टडीज़ जो ये बोलती हैं मेयर प्रेजेंस ऑफ फादर इन द लेबर रूम reduces the pain by 30 to 40%। 30 to 40%? 30 to 40% बहुत बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा yes। नंबर है। आपके आउटकम बर्थ के इम्प्रूव हो जाते हैं, आप सिजेरियन सेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, सिजेरियन के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। 5 साल पहले, 10 साल पहले इट वाज हार्डली 20%, 15 to 20%, लेकिन अभी अर्बन इंडिया में 70%, 80% सिजेरियन हो रहे हैं। ये हेल्दी नंबर्स तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आधे से टाइम तक जो ये मदर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा डर है डिलीवरी को लेकर, नॉर्मल विजाइनल बर्थ को लेके, कि मोस्ट ऑफ द यंग मदर्स विल से नहीं, हमें इस पेन के थ्रू जाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को समझा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ या अपनी फ्रेंड का स्टोरी, किसी और का स्टोरी सुन के ये परसेप्शन अपने माइंड में, क्योंकि आप आपने एक्सपीरियंस तो किया नहीं, आप फर्स्ट टाइम मदर हैं, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो आपने लोगों से सुन के वो जो एक विजुअलाइज किया है, एक स्टोरी बनाई है, आप उसी पे वर्क ऑन कर रहे हैं। आप देखेंगे जो भी मदर्स प्रिपेयर होके जाती हैं, थ्रू द क्लासेस जाती हैं, उनकी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती है। 70 to 80% of them will have a very positive story to share with. क्यों? Because they have mentally prepared themselves. They know the whole process. They understand what is going to happen. कि क्या होगा, मुझे कब हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में क्या होगा, मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे मैं ब्रीदिंग को यूज़ करके अपने पेन को कम कर सकती हूँ, मूवमेंट को यूज़ करके, मोबिलिटी को यूज़ करके मुझे किस पोजीशन में डिलीवर करना है। जो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी बर्थ के टाइम में। आजकल एक ये जो कॉन्सेप्ट चल गया है, जितना मैं सोशल मीडिया पे, रील्स में और इन सब चीज़ पे देखती हूँ, ये 5 एक्सरसाइजेस करिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक तो पहली चीज़ समझिए, नॉर्मल डिलीवरी कोई वर्ड ही नहीं है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी नहीं है क्या? अगर देखें तो डिलीवरी है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, या सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है।
तो सिर्फ योगा करेंगे और 5 एक्सरसाइजेस कर लेंगे और इससे आपका नॉर्मल बर्थ हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एग्जैक्टली, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो बैड, क्योंकि फिर वो गिल्ट में आ जाती है। अगर नहीं हो पाता अगर है तो। नहीं हो पाता है तो मदर गिल्ट में चली जाती है कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो 9 महीना एक्सरसाइजेस करी, मैं तो ये क्लास में भी गई थी, फिर भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई। नेचुरल डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी में भी डिफरेंस है। सो जब हम नेचुरल डिलीवरी की बात करते हैं तो हमारा वो फिजियोलॉजिकल बर्थ है जहाँ हम मिनिमल मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ डिलीवर कर रहे हैं। मिनिमम मेडिकल इंटरवेंशन से मैम एग्जैक्टली आपका क्या मतलब? मिनिमल मेडिकल इंटरवेंशंस का मतलब है सबसे पहले कि हम बर्थ को अपने टाइम के साथ होने दे रहे हैं, इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो 37 वीक से लेकर 42 वीक्स तक होती है, रेंज है उसकी। 40 वीक्स यूजुअली वो टाइम होता है जब मदर को डिलीवरी का डेट दिया जाता है, एंड ऑफ 40 वीक्स, EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो आप ये समझें कि वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, वो फाइनल डेट ऑफ डिलीवरी नहीं है। अगर 4 दिन या 5 दिन 1 वीक लेट हो रहा है तो ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। एबनॉर्मलिटी नहीं है, हाँ, डेफिनेटली उसमें आपको मेडिकल केयर की ज़्यादा, सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि वो सब चीज़ ठीक चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेबी में भी, मदर में भी, तो हम कुछ टाइम तक 1, 2, 4 दिन देख सकते हैं नेचुरल लेबर इंड्यूस होने में, इंस्टेड ऑफ कि हम मदर को सेम डे पे जो डिलीवरी का डेट है उसी पे एडमिट करें, उसको इंड्यूस करें, आर्टिफिशियल पेन्स दें, आर्टिफिशियल हार्मोन्स दें, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शंस आ सके और डिलीवर कर सके, क्योंकि द बेबी कम्स व्हेन द बेबी इज़ रेडी टू कम। यस, और यहाँ पर मैम फिजियोलॉजिकल डायमेंशन के साथ साथ स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है। बेबीज आर कॉस्मिक बुक में और कॉस्मिक कैडल में मैंने पढ़ा है, व्हेन सोल इज रेडी देन इट विल कम आउट। तो ये अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखेंगे, मेडिकली भी देखेंगे, तो वी नो कि इट इज़ द बेबी हु डिसाइड्स द टाइम ऑफ द बर्थ, इट इज़ नॉट आवर बॉडी और द मदर्स बॉडी हु इज़ डिसाइडिंग कि ये टाइम पे बर्थ करना है। सो जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप उसको चांस दें ताकि वो नेचुरल लेबर में जा सके, क्योंकि जो बॉडी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगा और एक मैं ड्रग के फॉर्म में जब ऑक्सीटोसिन दूंगी, वो दोनों डिफरेंटली काम करते हैं। क्वालिटी में बहुत अंतर हो जाता है। किस तरह से अंतर हो जाता है? क्योंकि माई बॉडी नोज व्हेन टू सिक्रीट, हाउ मच टू सिक्रीट, हाउ मच ऑक्सीटोसिन आई नीड टू ब्रिंग दिस बेबी आउट। बट अगर मैं एक मेडिकल प्रोटोकॉल के अंडर जाऊंगी तो मेरे फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं कि मैं इससे स्टार्ट करूंगी, इतने टाइम तक मॉनिटर करूंगी, इतने में अगर मुझे अचीव्ड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं दिखे तो मे बी मैं इंक्रीज करूंगी डोज को। सो दैट लेबर एट टाइम्स कैन बिकम मोर पेनफुल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन जो ब्रेन सिक्रीट करता है, जब बॉडी को ये पता है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है एंड द बॉडी विल वर्क, तो वो साथ में जहाँ से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है उसी के पास में एक एरिया होता है जहाँ से एंडोर्फिन्स भी सिक्रीट होते हैं, जो मदर को पेन बेयर करने में हेल्प करते हैं। एंडोर्फिन्स, जो मॉर्फिन हम समझते हैं कि दैट इज़ द हाईएस्ट पेन किलर अवेलेबल टू कट डाउन द पेन्स, तो वो नेचुरली बॉडी में सिक्रीट होता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन देते हैं मदर को, ड्रिप के फॉर्म में देंगे, वो ब्लड में जाएगा, वो यहाँ पे डेफिनेटली यूट्रस पे एक्ट करेगा, उसका जो काम है वो करने लगेगा, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन मेरे ब्रेन में नहीं पहुँचता। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता वो ऑक्सीटोसिन। सो मेरे ब्रेन का जो पार्ट है जो उसको पेन रिलीविंग हार्मोन सिक्रीट करने चाहिए थे, उसको माय बॉडी डजंट सिक्रीट दैट, या बहुत लेटर स्टेज में सिक्रीट करता है वो उसको। इसीलिए इंड्यूस्ड लेबर्स कई बार मोर पेनफुल परसीव होते हैं। सो इंड्यूस्ड लेबर विल ऑलवेज बी लिटिल मोर पेनफुल एज कंपेयर टू नेचुरल लेबर जब बिगिन करता है। फिर पहले तो हमने पेन बढ़ा दिया, अब मुझे पेन कट डाउन करना है मदर का, तो फिर और पेन रिलीविंग ड्रग्स देनी है अब, तो मैं वो यूज़ करूँगी। अब उसको यूज़ करने से उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आप फ्लूइड भी देंगे, वो फ्लूइड जाके बॉडी में कलेक्ट होने लग जाता है, वो कई बार ब्रेस्ट फीडिंग को डिले कर देता है,
उसके बाद या तो अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन या तो वर्क हाइपर सेंसिटिविटी में करेगा या बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। सो या तो फेलियर हो जाएगा या हाइपर। सो बच्चे के डिस्ट्रेस होने के कई बार चांसेस बढ़ जाते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर से, या फिर वो फेलियर ऑफ लेबर में चला जाता है, तो अल्टीमेटली फिर हमको सी सेक्शन करना पड़ता है। देखिए, जहाँ पे भी मेडिकली जेन्युइनली नीडेड है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द मदर एंड द बेबी, डेफिनेटली मेडिकल साइंस बहुत हेल्पफुल है आज की डेट में हमें एक सेफ बर्थ देने के लिए। तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के चलनी चाहिए, क्योंकि जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जहाँ पे हम जस्ट बिकॉज क्योंकि मदर पेन बेयर नहीं करना चाहती है या वो हमें कह रही है कि मेरे को सिजेरियन कराना है, या हम किसी और रीज़न से सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो बेबी विजाइनल पैसेज से आता है, वो जब बच्चा पैसेज से गुजर रहा होता है तो उसकी जो यूट्रस का जो कंट्रैक्शन हो रहा है और उससे जो उसके दबाव पड़ रहा है, उससे उसकी लंग मैच्योरेशन में जितना भी फ्लूइड उसकी लंग्स में है वो बाहर निकल के आता है। सो वो बच्चे ज़्यादा अलर्ट होते हैं जब आते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कम होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से आते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में एज़मा की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। वो एक हेल्दी बैक्टीरिया लेकर आ रहा है, माइक्रोबायोम, वो चीज़ वो ऑलरेडी गैदर करके आ रहा है मदर के पैसेज से, सो उसकी इम्यूनिटी बेटर होएगी। तो वो सारे बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं। प्लस आप जैसे ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट में मदर को रखते हैं, तो अब आपके स्किन का जो माइक्रोबायोम है वो बच्चा ले रहा है। तो गोल्डन आवर का यहाँ पर कंसेप्ट है, इसको गोल्डन आवर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। सी गोल्डन आवर हम बोलते हैं फर्स्ट 1.5 2 hours आफ्टर बर्थ इज सेड टू बी द गोल्डन आवर फॉर द बेबी एंड द मदर ऑल्सो, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को अपने अपने बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि बच्चा जब भी आता है तो एक हाइपर अलर्ट स्टेट में आता है। जब बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वो एक हाइपर अलर्ट स्टेट में है, तो उस टाइम पे आप जो कुछ भी ट्राई करेंगे वो बहुत, जैसे हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग आपको इनिशिएट करनी चाहिए गोल्डन आवर में। तो आप बच्चे को कहीं भी, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट है उस बच्चे की, कोई भी स्पीशीज़ हम देखते हैं, एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बर्थ्स इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और इतने गार्डेड हो गए हैं कि हम बच्चे और मदर को सेपरेट कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। आप और स्पीशीज़ में देखिए, कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा, दे आर डिलीवरिंग ऑन देयर ओन, दे आर बर्थिंग ऑन देयर ओन, और उनके न्यूबॉर्न्स इतने केपेबल हैं कि वो अपने आप मदर को भी ढूंढ लेते हैं थ्रू द स्मेल, जबकि मोस्ट ऑफ देम डिलीवर हाइंड, पीछे की तरफ डिलीवर करते हैं, फिर भी वो क्रॉल करके मदर तक पहुंच जाते हैं, ब्रेस्ट को ढूंढ लेते हैं। सेम ह्यूमन बेबीज़ में भी होता है। सो ब्रेस्ट क्रॉल एक चीज़ होती है जिसको अगर हम मौका दें बच्चे को बर्थ पे, सो वो उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अगर हम मदर और बेबी को सेपरेट नहीं करते हैं तो वो चीज़, ह्यूमन बेबीज़ ऑल्सो एग्जिबिट बर्थ क्रॉल। क्या बर्थ क्रॉल क्या है? आप बच्चे को कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पेट पे रखिए चाहे छाती पे रखिए, आप थोड़ी देर में देखेंगे टिक 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 करके बच्चा ब्रेस्ट को ढूंढ लेगा थ्रू द स्मेल, थ्रू द टच, वो और उस सकलिंग स्टार्ट कर देगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन जो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की बात करते हैं कि जैसे ही बच्चा हुआ आप इमीडिएटली कॉर्ड को कट ना करें, ताकि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू द कॉर्ड फ्रॉम द प्लेजेंटा वो बच्चे के पास चला जाए। सो एटलीस्ट 1 to 3 minutes आफ्टर बर्थ आपको वेट करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जहाँ पे हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हेल्दी बेबी है, टर्म बेबी है, कोई ब्लड ग्रुप मिसमैच नहीं है, प्री टर्म नहीं है, बच्चा हेल्दी है, क्राई कर लिया, ट्विन नहीं है, तो उन केसेस में आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकते हैं। सो या तो मिनिमम 1 to 3 minutes का टाइम दे, या आप देखें कि कब तक कॉर्ड में पल्सेशन दिख रही है। तो जब तक पल्सेशन दिख रही है दैट मीन्स द ब्लड इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेजेंटा टू द बेबी। तो थोड़ा सा वेट करें, तो थोड़ा वेट करें उसके, और उसके बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं।
बेबी के लिए, इन टर्म्स ऑफ कि उतना आयरन ब्लड एक्स्ट्रा मिल जाता है बच्चे को, आयरन लोड मिल जाता है, बच्चे का नर्व ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है, इम्यूनिटी बेटर हो सकती है उसकी वजह से बेबी की। सो वो सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम बहुत जल्दी करें, रशअप करें, दोनों केसेस में हमारा ओल्ड एज विजडम भी ये कहता है। हाँ, टीसीएम में भी मैंने ये बात सुनी है कि मदर से जो एनर्जी आ रही है, अगर आने डिलेड दीजिए कॉर्ड क्लैंपिंग हो तो ज़्यादा एनर्जी बच्चे को ज़्यादा मिल एनर्जी जाएगी। वो तो सभी डॉक्टर्स को, मतलब सभी ऑब्स्टेट्रिशियन को ये नॉलेज अगर अगर वो अपने लाइफ आजकल में करते भी हैं। बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है कि हम डेफिनेटली वेट करते हैं। उसी में ऐड ऑन करने के लिए, हस्बैंड्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए, हस्बैंड्स कैन कट द कॉर्ड फॉर द बेबी। ये गोल्डन आवर में मतलब अर्लीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के बहुत फ़ायदे हैं, उस पे बताइए। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरू करना या अर्लीस्ट शुरू करना क्यों अच्छा है? नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से जब बच्चा आ रहा है तो 10-12 घंटे लगते हैं, तो बॉडी को ये सिग्नल अपने आप मिलने लग जाता है कि बेबी इज़ कमिंग। सो द बॉडी विल स्टार्ट दैट प्रिपरेशन ऑफ सिक्रीटिंग मिल्क। और ये भी मिथ है लोगों को कि लोग सोचते हैं कि दूध तो आ ही नहीं रहा, पहले दिन तो कुछ आया ही नहीं है, तो हम क्या दें। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है, डेफिनेटली मिल्क आता है, और जिस स्टेज पे जितना आना चाहिए वो आता है। तो जो गोल्डन आवर में ये प्रैक्टिस है कि यू पुट द बेबी ऑन द ब्रेस्ट सो दैट बेबी कैन स्टार्ट द साइकिल ऑफ सकलिंग, मदर को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने लग जाए और वो प्रोसेस ऑफ मिल्किंग स्टार्ट हो जाए। वो बच्चा जब दूध पीने की कोशिश कोश- करेगा तो उससे दूध सिक्रीट होना सिक- शुरू हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि वो कनेक्शन, वो जो हार्मोन है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका है कि बच्चा जब सकल करेगा तो वो बॉडी आपकी उसमें रिस्पॉन्ड करेगी और मिल्क, तो बेबी को मिल्क धीरे धीरे करके अपने आप एज पर द डे ऑफ द लाइफ बच्चे को मिलने लग जाएगा। राइट। तो ये गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कि सब मदर्स को ये लगता है कि मेरे तो दूध आ ही नहीं रहा, पहले दिन आप देख रहे हैं कि नहीं है ही नहीं, तो हम क्या पिलाएं बच्चे को। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ कि सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप मदर को सपोर्ट करिए। ब्रेस्ट फीडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मिल्क प्यार से आता है, लाड से आता है, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना हमें उसके लिए। डेफिनेटली इट इज़ अ आर्ट टू बी लर्न, जिसमें मदर और बेबी जैसे ही बॉर्न होते हैं, सो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है मदर भी बॉर्न होती हाँ। है। यस। सो बोथ आर एट द सेम स्टेज, सेम लाइफ एज है उनकी, तो बोथ आर लर्निंग। तो उसमें अगर मदर को राइट इन्फॉर्मेशन, राइट सपोर्ट मिल जाएगा तो ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो कि दूध नहीं आ रहा है, तो उसमें ये समझना कि कितना दूध, पहले 2 से 3 दिन जो फेज़ होता है उसमें जो मिल्क आता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, विच इज़ वेरी रिच इन से एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पैसिव 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 इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी भी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चे को। वो फैट्स में बहुत रिच होता है, वो प्रोटीन्स में बहुत रिच होता है, हाँ वो कार्ब्स में कम होता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक ईटिंग अ पीस ऑफ चॉकलेट। अमाउंट में तो कम है लेकिन उसका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो कुछ ड्रॉप्स भी आ रही हैं तो वो मोर देन इनफ है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि बच्चे की स्टमक कैपेसिटी कितनी है शुरू में। ये चेरी देख रहे हैं आप, ये दिस इज द 20 to 30 ml। वो भी ज़्यादा है सर। डे 1 पे तो एक साइज ऑफ जो चेरी होता है, दैट इज़ द साइज ऑफ द बेबीज टमी। सो हार्डली 3 to 5 ml is more than enough to satisfy the baby। तो उसके लिए आप अगर रेगुलर रिपीटेड फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को, डिमांड फीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो एक हमारी कॉन्सेप्ट है शेड्यूल फीडिंग वर्सेस डिमांड फीडिंग। क्योंकि मदर के दिमाग में क्या भर दिया जाता है कि जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है वहाँ से
ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हर 2 घंटे में फ़ीड कराना है, हर 1 घंटे में फ़ीड कराना है, बच्चे को ज़्यादा देर तक सोने नहीं देना है। तो मदर्स इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि वो रात को अलार्म लगा के उठ के कि डॉक्टर ने बोला था कि हर 2 घंटे में फ़ीड कराना है, इसलिए हम उठ रहे हैं। ना बच्चा सो रहा है, ना आप सो रहे हैं। तो जब बच्चा जब रोए, डिमांड करे, तब आप तब ब्रेस्ट सो ब्रेस्ट फीडिंग एग्जैक्टली कराएं। सो डिमांड फीडिंग करनी चाहिए। अब वो उसका गैप कितना भी हो सकता है आपका बच्चा 10 मिनट में वापस मांगे, हो सकता है आपका बच्चा 2 घंटे में मांगे, 3 घंटे में मांगे, 4 घंटे में मांगे। सो डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ द डे हम नॉर्मली मदर्स को ये एजुकेट भी करते हैं और समझाते हैं कि वॉच फॉर डिफरेंट साइंस विच टेल यू कि हाँ मेरे बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। उसका ईजिएस्ट तरीका ये है कि आप बच्चे को डिमांड फीडिंग करें। तो 8 to 12 फीड्स इन अ डे, 8 to 12, 12 8 से फीड्स, 10, 8 8 से से अगर 12 बार फीड्स 24 घंटे में। 24 घंटे में मोर देन इनफ होती हैं। और बच्चा कितनी बार सुसु कर रहा है एक दिन में या पी कर रहा है, उसको आप वॉच करें। तो उसका बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। 1 दिन का बच्चा है तो अगर 24 घंटे में 1 बार सुसु करता है, 2 दिन का बच्चा है 2 बार, 3 दिन का बच्चा है 3 बार, 4 दिन का बच्चा है 4 बार, 5 दिन का बच्चा है 5 बार। 5 दिन से बड़ा बच्चा अगर है तो अगर पूरे दिन में 6 से 7 बार सुसु करता है, 3 से 4 बार पॉटी करता है, सोता है आराम से, दैट मीन्स योर बेबी इज़ गेटिंग इनफ। भूल जाइए और सब कुछ, और कुछ भी काउंट ध्यान में रखने के लिए टाइम फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। सो बच्चे के क्लूज पे जाइए इंस्टेड ऑफ, बच्चा कोई क्लॉक लेके तो आ नहीं रहा है, उसके तो बॉडी में कोई क्लॉक फिक्स नहीं है, तो उसकी बायोलॉजी, उसकी बॉडी उसकी जो बायोलॉजी, डिमांड जो कर रही है, उसकी बायोलॉजी। तो आप स्टार्ट, अभी तक जो प्रेगनेंसी में हम अपनी बॉडी को रीड कर रहे थे, अब आप बच्चे को रीड करने लग जाइए, उसको वॉच करिए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर बेबी। सकिंग एट द ब्रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग में हार्मोन चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, वो सकलिंग से आता है। बहुत सेंसिटिव हार्मोन है, बहुत सेंसिटिव। तो बढ़ता भी यूँ है और घटता भी यूँ है। बढ़ता कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट सकिंग से बढ़ता है। दूसरा, आप कितना पीसफुल हैं, काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, टायर्ड नहीं हैं, स्लीप आपकी प्रॉपर है, आपने खाया प्रॉपर, इन सब चीज़ों से हैप्पी, इन सब चीज़। और गिरता किससे? इसके ऑपोजिट, आप चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, लैक ऑफ स्लीप है, परेशान हो रहे हैं, पेन, फिजिकल पेन है कोई आपको, तो ये प्रोलैक्टिन को कम कर देता है। सो प्रोलैक्टिन इज़ अ हार्मोन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अब मिल्क लेट डाउन के लिए, कि मिल्क बाहर निकल के आए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन, अगेन दैट हार्मोन ऑफ लव कम्स इन, प्यार। तो जितना आप अपने बच्चे को टच करेंगे, फील करेंगे, स्मेल करेंगे, अपने आप लाड से, प्यार से दूध आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या होने लगी है अब इस जनरेशन में, कि हमने सारे अपने काम, मदरिंग के काम आउटसोर्स कर दिए हैं। सो वो जो जापा मेड जो एक आ गई हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे इन सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को किल कर रही है। क्या करते हैं मदर? सोचती है कि बस मेरा काम ये है कि मैंने थोड़ा सा दूध पिला दिया, बाकी सारा काम जो ये है वो कोई और हैंडल करेगा। तो बच्चे को बर्प करना है, बच्चे को नहलाना है, बच्चे को मसाज करना है, बच्चे को घुमाना है, बच्चे को सुलाना है, वो कोई और कर रहा है, बॉन्ड कोई नहीं कर सकता। हाँ। और दूसरा चीज़, कई बार फैमिली, जैसे हमने बोला फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आउट ऑफ कंसर्न ही लगता है कि ये मदर टायर्ड है इसको, तो वो कोई भी है, या तो बच्चा, जब भी हम ओपीडी में देखेंगे बच्चा किसके हाथ में होगा? मदर इन लॉ के हाथ में होगा या माँ के हाथ में होगा। उस माँ के हाथ में नहीं, माँ की माँ के हाथ में होगा। तो मैं कहती हूँ ये इतना वज़न ये उठा सकती है, 3 किलो का बच्चा है, इतना वज़न, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, ये इसको अलाउड। सो जितना आप टच करोगे बच्चे को, जितना आप स्मेल करोगे बच्चे को, जितना आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है, दोनों के लिए बच्चे हेल्पफुल के लिए है, भी और बच्चे मदर के लिए के और लिए। मदर के लिए। तो आपको ऑटोमेटिकली जो मिल्किंग की प्रॉब्लम है वो आप अपने आप ही दूध आने लग जाएगा। सो आप गिल्ट में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें।
जो फैमिली है वो ये मदर को बार बार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना दे। नेगेटिव आते जाते कोई भी बोल जाएगा, कोई हमारे यहाँ तो रिश्तेदार इतने आ जाते हैं, मिलने वाले इतना जाते हैं, अरे ये बच्चा रो रहा है, तेरा तो दूध ही नहीं आ रहा, तो इसको बॉटल क्यों नहीं लगा देते। सो वो सारी चीज़ें क्या मदर के को इम्पैक्ट करती हैं। वैसे ही वो एक हार्मोनल स्टेज में है, सो फिजिकली शी इज़ टायर्ड, और आपने ये मैसेज दे के उसको और स्ट्रेस में ला दिया, गिल्ट में ला दिया। मदर को क्या फीलिंग आती है, आई एम नॉट बीइंग अ गुड मॉम टू माई बेबी, मैं दूध नहीं पिला पा रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में एज अ हर्डल। ऐसे टाइम पे पॉजिटिव लोगों का ही होना चाहिए आसपास। बिल्कुल, पॉजिटिव लोग हों, पॉजिटिव, आप उसको नहीं भी आ रहा है, एक ही सेंटेंस बोले, तू इसको ब्रेस्ट पे लगा, मिल्क आएगा, शांत हो जाओ, रिलैक्स रहो, रिलैक्स आएगा। करो, आएगा। तो अगर सब लोग ऐसा बोलेंगे, आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, आप उसको गिल्ट में नहीं डालें। मैं हमेशा अपनी मदर्स को ये बोलती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू फीड योर बेबी डायरेक्टली थ्रू ब्रेस्ट, एक्सप्रेस मिल्क, फॉर्मूला फीड, दिस दैट, you are the best mother to this baby. You are best mother to this baby. Yes. There can be another mother who can be best for that baby, but for this baby you are the best mother. Nobody can replace it. So इस गिल्ट से बाहर आ जाओ कि मैं कैसे फीड करा रही हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है, हम डेफिनेटली वर्क ऑन करेंगे। कोई चैलेंज आ रहा है, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्री नेटल क्लासेस में अपना ब्रेस्ट फीडिंग के सेशंस लें, ताकि आपको समझ में आए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन मेक योर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। आपको पता रहे ये चीज़ है। फिर भी कई बार फीडिंग में चैलेंजेस आते हैं, तो फिर आप सपोर्ट लें, तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के पास जाएं, लोग जो इसके बारे में जानते हैं उनसे हेल्प लें। आपका लैच तो सही है कि नहीं है, किस तरह से बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में ले रहा है, सकल कर रहा है, वो ठीक है कि नहीं है, आपकी पोजीशन ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इस पे मैटर करती हैं कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी जाएगी। तो जहाँ पे हेल्प और सपोर्ट की नीड है, आस्क फॉर हेल्प। रेस्ट करने दें मदर को। आप सारी रात आप जागे हैं, तो दिन में अगर आप सो रहे हैं तो आप सोइए, जब बच्चा रेस्ट कर रहा है आप भी रेस्ट करिए। रेस्ट करते हुए और सकलिंग के लिए टाइम, सफिशिएंट टाइम अलाउ करते हुए, अगर उसके बाद भी अगर जो मिल्क है उसमें अगर डिले हो रहा हो, तो एनर्जी मेडिसिन में भी, एक्यूप्रेशर में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम बस अपने छोटी उंगली के टिप्स पे, जो अंदर वाला टिप्स है, इसको अगर हम जेंटली प्रेस करते हैं दोनों हाथों में, तो ये जो है मतलब जो ब्रेस्ट से के पास जो नाड़ी गुजर रही है उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो ये भी हेल्प कर सकता है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं आगे से अब बिल्कुल डेफिनेटली मदर्स को ये लेकिन हाँ, ये इंश्योर करते हुए ऑब्वियसली कि माँ की नींद पूरी हो रही हो, और वो सकलिंग रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बच्चा जो है माँ के साथ। तो ये तो सकलिंग रिफ्लेक्स, यही मैं उनको बोलती हूँ, आप कुछ भी ना करें, अगर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिल्क कम है तो आप ज़्यादा ब्रेस्ट पे लगाएं। हम गलती क्या करने लग जाते हैं, हम गलती ये करने लग जाते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि मिल्क कम हो रहा है, हम टॉप फीड, फॉर्मूला फीड, बॉटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब क्या हो गया, ब्रेस्ट मिल्किंग इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग। आपकी बॉडी फैक्ट्री है, उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितना इस बच्चे को चाहिए। तो अगर मैं बाहर से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ उसको, तो मेरी बॉडी को इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही कि इस बच्चे की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करेगी। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही है, मैं ऑलरेडी नेगेटिव में हूँ। अब मैं तो धीरे धीरे करके मेरा फॉर्मूला फीड या बॉटल फीड बढ़ता जाएगा और मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम होता जाएगा, जो कि अप टू 6 मंथ जरूरत नहीं होती है। 6 मंथ्स तक आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए अपने बच्चे को। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है, सिर्फ माँ का दूध दीजिए, ना कोई फॉर्मूला फीड की ज़रूरत है, ना कोई टॉप मिल्क की ज़रूरत है, ना पानी, ना जन्म गुट्टी, ना हनी, ना कोई प्रसाद, और ना कोई फूड। खाना अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो खाना 6 महीने के बाद इंट्रोड्यूस करना, और वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। वो वीनिंग एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। दाल पानी से शुरू करते हैं कि कैसे शुरू। तो मैम, आप खुद कप्पा सर्टिफाइड
चाइल्ड एंड पोस्टपार्टम प्रोफेशनल एसोसिएशन सर्टिफाइड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो लैक्टेशन के मामले में और क्या कोई इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स, जैसे हाइंड मिल्क और प्री मिल्क? लैक्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि हम मदर को पहले ये सिखाएं कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द मदर्स क्या करती हैं, बेड पे बैठ के फीड कराती हैं, है ना। तो हम हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं कि आप चेयर पे बैठ के फीड कराओ ताकि आप कंफर्टेबल रहो। सो ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी पेनफुल नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपको पेन हो रहा है फीड कराने के टाइम में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उन पे वर्क ऑन करना शुरू। आप चेयर पे बैठेंगे, आप अपनी बैक स्ट्रेट रखें, पीछे एक कुशन रखें ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, पैर के नीचे कुछ मुड्डा लगा लें, बाथरूम स्टूल लगा लें ताकि आपके पैर सपोर्टेड रहें। हैंडल वाली चेयर लें जिसके आपके ऊपर आप एक पिलो लगा सकते हैं ताकि बच्चा आपके ब्रेस्ट के लेवल पे आ जाए। कोई फैंसी पिलोज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रेगनेंसी फीडिंग पिलो यूज़ करना चाहते हैं वो करें, नहीं करना चाहते तो नॉर्मल आपका नॉर्मल पिलो जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन पहले लें, प्लस डोंट पुट द ब्रेस्ट इनटू द बेबीज़ माउथ, लेट द बेबी कम टू योर ब्रेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मदर्स को पता नहीं होता। वो कोशिश या जैसा उनको सिखाया जाता है कि पकड़ पकड़ के ब्रेस्ट को मुंह में डालें ताकि बच्चा सकल करने लगे, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। वहीं से ही प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्योंकि जब आप पकड़ के ब्रेस्ट को मुंह में डालते हैं तो वो बच्चे का जो लैच होता है वो कभी भी सही नहीं हो पाता है। सो उसका जो राइट टेक्निक है वो ये है कि पहली चीज़ है टमी टू टमी, आपका पेट और बच्चे का पेट एक दूसरे के टच में होना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें बच्चे को उड़ा के, बहुत सारी चीज़ें बीच में ना रखें। बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए हैं वही उसमें बच्चे को उठाएं और प्री हंगर क्लूज़ पे फीड कराने की स्टार्ट करें। तो क्राइंग को हमेशा लेट हंगर क्लू बोलते हैं। सो क्राइंग तक अगर बच्चा चला गया है, इसका मतलब वो इरिटेबल हो गया है, बहुत भूखा हो गया है, वो जिटरी हो जाएगा। उसमें अब उतना पेशेंस नहीं है कि वो ब्रेस्ट पे सकलिंग स्टार्ट करे और जो एक बार शायद जो धीरे धीरे मिल्क आ रहा है उसको लेना शुरू। सो वर्क ऑन प्री हंगर क्लूज। क्या है वो प्री हंगर क्लूज? ऐसे हैं कि अभी बच्चा आप देख रहे हैं सो रहा है, बेड पे है, थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, हाथ पैर अंगड़ाई लेना शुरू हो गया है। किसी के भी गोद में बच्चा है, वो ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है, रूटिंग कर रहा है, चाहे वो मेल है फीमेल है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ब्रेस्ट ढूंढने लग गया है। बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है, ब्रश कर रहा है फेस को इस तरह से, थम सकिंग कर रहा है, आपको सकलिंग मूवमेंट्स लग रहे हैं। सो ये वाला टाइम है, ये शायद उसकी क्राइंग से 5 से 10 मिनट पहले का टाइम है। अगर आप उसमें बच्चे को फीड कराने के लिए लेके बैठना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा उम्मीदा है बच्चा, वो वहाँ पे जब स्टार्ट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग तो वो ईजीली ब्रेस्ट को ले ले। एक बार जब बच्चा रोने लग जाता है तो वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है। तो पोजीशन आप अपनी सही रखें। लैच के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका चिन टच कर रहा हो ब्रेस्ट पे, मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ हो। एसिमेट्रिकल लैच होता है जिसमें हम बोलते हैं कि नीचे वाला जो लिप होता है बच्चे का, वो निप्पल और एरियोला जो ब्लैक एरिया होता है वो मुंह में जाना चाहिए, और ऊपर वाला जो लिप है वो बच्चे का निप्पल के थोड़ा सा आउटर उस पे होना चाहिए। सो अगर बच्चा सिर्फ निप्पल को पकड़ के सक कर रहा है तो मिल्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि निप्पल में मिल्क नहीं है। मिल्क कहाँ है? मिल्क ब्रेस्ट की डक्ट्स में है। तो जब बच्चा स्वीपिंग एक्शन मुंह का करेगा तो वो इन डक्ट्स में से मिल्क को एक्सप्रेस करेगा और फीड करेगा। मदर्स का एक कॉमन कंप्लेन होता है कि मैंने प्रेस करके, आपको कैसे पता चला मिल्क नहीं आ रहा? मैंने ब्रेस्ट दबा के देखा था, मिल्क बाहर नहीं आया, तो मैंने ये मान लिया कि मेरे मिल्क नहीं है। तो ये जानना कि मिल्क हमेशा आपकी ब्रेस्ट में रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितनी देर पहले फीड कराया है, क्योंकि ये एक इंस्टेंट सप्लाई हो सकती है। मान लीजिए मैंने 5 मिनट 10 मिनट पहले भी फीड कराया था और मुझे लगता है कि मेरी ब्रेस्ट एम्प्टी हो गई है, अब बच्चा वापस डिमांड कर रहा है, और बच्चा जब सकल करने लगता है तो डायरेक्ट ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं वहाँ पे मिल्क सिक्रीशन एल्वेलाई में स्टार्ट हो जाता है। सो हो सकता है कि थोड़ा फ्लो स्लोअर हो उस टाइम पे, लगे, लेकिन मिल्क आता है, मिल्क हमेशा आता है। तो आप
चीज़ पे अगर वर्क ऑन करते हैं तो आपको हमेशा ये लगेगा कि बच्चा फीड कर रहा है। तो दूसरा चीज़ ये है कि आप लैच पे अगर आपको लगता है, फिर जब बच्चे ने ब्रेस्ट को मुंह में ले लिया तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब मदर बच्चे को लेके बैठती है, वो मुंह पकड़ के बच्चे को कोशिश करती है कि मैं फेस इसका इधर करूं ताकि मुझे इस ब्रेस्ट से फीड कराना है। क्या होता है जब आप इस साइड पे टच करते हैं बच्चे के फेस को इधर टर्न करने के लिए ब्रेस्ट की तरफ, तो ये जो आपने टच किया ये उसको लगता है ये निपल का टच है, इसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो उसको लगता है यहाँ ब्रेस्ट है, तो वो फेस इस तरफ टर्न कर लेता है। सो यू वॉन्ट टू टर्न दिस साइड, द बेबी विल टर्न दिस साइड। सो इट इज़ अ जद्दोजहद, आप बार बार ये करें। तो हम मदर्स को सिखाते हैं कि आप अवॉइड करें ऑपोजिट चीक को टच करना। जस्ट ब्रिंग योर बेबी क्लोज, आप अपने ब्रेस्ट के पास में लाएं और निपल को कोशिश करें अपर लिप और इस एरिया पे रब करो बस। अपने आप बच्चा मुंह खोलेगा, फोर्स नहीं करना है आपको निपल को माउथ में, ब्रेस्ट को माउथ में। अपने आप बच्चा मुंह खोल के जब ब्रेस्ट को होल्ड करेगा तो वो लैच परफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप उसको पकड़ के मुंह में। सो होल्ड योर ब्रेस्ट इन अ सी फॉर्म इंस्टेड ऑफ मेकिंग वी। मैं मदर्स को बार बार याद दिलाती हूँ, वी नहीं बनाना है, सी बनाना है ब्रेस्ट, ताकि आपका जो हाथ और थंब है वो एरियोला और निपल से 2 फिंगर्स कम से कम दूर होना चाहिए, ताकि जब बच्चा ब्रेस्ट को ले मुंह में तो वो उसके प्रॉपरली मुंह में जाए। उससे मिल्क ट्रांसफ़र अच्छा होगा, बच्चे का पेट जल्दी भरेगा। दूसरा, मदर को कट निपल्स, सॉर निपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मदर्स कंप्लेन करती हैं कि हमको पेनफुल हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, वहाँ पे लैच का ही यूजुअली प्रॉब्लम होता है। और वो जब सिर्फ निपल पे सक करता है बच्चा तो इतना सक्शन स्ट्रांग होता है कि वो सेंसिटिव एरिया पे कभी कट कर देता है, सॉर कर देता है, रेडनेस होने लग जाती है। फिर वो बार बार जब उस पर फीड करता है तो वो प्रेशर एरिया बन जाता है, फिर वहाँ से कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत पेनफुल प्रोसेस हो जाता है मदर के लिए। तो कभी भी अगर आपको, एक ही चीज़ बोलते हैं कि कभी भी अगर पेन हो रहा है फीड कराते टाइम में, कंटिन्यू मत करो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ब्रेस्ट को रिलीज़ करो, फिंगर मुंह में डालो, ब्रेस्ट रिलीज़ करो, वापस थोड़ा सा रीपोजिशन करके ब्रेस्ट ऑफर करने की कोशिश करो और बच्चे को अपने आप लैच करने दें। तो अपने आप जो मिल्क ट्रांसफ़र होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप एक ब्रेस्ट से फीड करना चाहिए आपको बेबी को, इंस्टेड ऑफ कि आप हर 5 मिनट में ब्रेस्ट चेंज कर रहे हैं कि अभी इससे पिला दिया अभी से, क्योंकि उसमें वरना बच्चे को फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क नहीं मिलता है। सो फॉर मिल्क बेसिकली वो होता है जो पहले 10 से 12 मिनट आता है, 15 मिनट तक आता है, जो लैक्टोज रिच होता है। वो बच्चे की हंगर और थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। हाइंड मिल्क यूजुअली जो थोड़ी देर के बाद में आना शुरू होता है वो फैट्स में रिच होता है। तो वो फैट्स के कारण से बच्चा लंबी देर तक सेटिस्फाइड रहता है, तो उसका वेट गेन अच्छा होगा। अगर बच्चा हाइंड मिल्क ले रहा है तो सोएगा लंबे टाइम तक, ज़्यादा जल्दी हर 10 मिनट्स में मदर से नहीं मांगेगा। जिस तरह से आप फैट खा लेते हो तो आप लंबी देर तक सेटिस्फाइड रहते हो, उसी तरह से बेबी को अगर हाइंड मिल्क मिलता है तो उसको उसका टाइम इंटरवल जो है 2 फीडिंग्स के बीच में बढ़ सकता है। प्लस फैट जो होता है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, न्यूरॉन के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए बहुत रिपीटेडली ब्रेस्ट चेंज ना करें। एक बार अगर आपने 20-25 मिनट्स एक ब्रेस्ट से फीड कर लिया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा भूखा है, तो आप एक बार उसको बर्प करा के दूसरी ब्रेस्ट ऑफ़र कर सकते हैं। वो जितनी देर भी पीना चाहे उतनी देर पी सकता है, और नहीं तो आप ऑल्टरनेट ब्रेस्ट यूज़ करें। अगर मैंने पिछले सेशन में एक से पिलाया था तो दूसरे सेशन में मैं दूसरी ब्रेस्ट से फीड करूँ, तो आपका रीफ़िल करने का टाइम भी मिल जाएगा उस ब्रेस्ट को। आप दोनों को इक्वल यूज़ करेंगे तो दोनों इक्वली वर्क करेंगे। कई बार मदर्स की वो हो जाती है कि एक साइड वो ज़्यादा फीड कराते हैं, एक साइड से कम फीड कराते हैं, तो क्योंकि वो मिल्क डिमांड एंड सप्लाई है तो आपके दूसरी ब्रेस्ट कम सप्लाई करेगी, एक ब्रेस्ट ज़्यादा फिर वो मिसमैच हो जाएगा आपके उसमें। तो कोशिश करके ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से फीड करें। और ब्रेस्ट फीडिंग के ये भी फ़ायदे हैं कि बॉन्डिंग, मदर और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल, जो बहुत सारी फैमिली कंप्लेन करती है कि बच्चा जो हमारी बात नहीं सुनता है ना, हमारी बात नहीं बॉन्ड मानता। नहीं है वो तो, वो बिल्कुल ये बोलते ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट ओनली न्यूट्रिशन। वो बच्चे की सिर्फ भूख को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो नरिश कर रहा है, बच्चे को नर्चर कर रहा है ब्रेस्ट
मिल्क बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंट। तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड है, और लेकिन डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग या नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग कब कब कितनी उम्र तक? हाँ, तो ये जब हम बोलते हैं ना कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, तो मदर्स क्या ये इन्फॉर्मेशन लेती हैं, हाँ मुझे 6 महीने ही फीड कराना है ऐसा नहीं है। 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं बच्चे को। उसके बाद WHO तो ये कहता है टिल द बेबी डिमांड्स, ओके, सो वो 2 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं। हमारे IAP और हमारे वो जो है वो कहते हैं मिनिमम 2 इयर्स तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बच्चे को। IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि भारत में हाँ जी, बच्चों के डॉक्टरों का ग्रुप है। हाँ जी, वो रिकमेंड करते हैं कि 2 साल तक आपको बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। 6 महीने से लेकर 1 साल तक जो भी बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क से ही सफाइस होनी चाहिए। दूध ऊपर का कम दे, ऊपर का ना दे। दूध आपको कोई भी इंट्रोड्यूस करना है, चाहे वो गाय का दूध है, बकरी का दूध है, कोई टेट्रा पैक है, कोई और मिल्क है, वो आप 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करें। मैम चलते चलते आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जो एक्सपेक्टिंग मदर भी हो सकती हैं, लैक्टेटिंग फीडिंग मदर भी हो सकती हैं? तो मेरा फाइनल मैसेज सबको यही होगा कि ट्रस्ट योर बॉडी। आप अपने बॉडी में ट्रस्ट रखें, नेचर में ट्रस्ट रखें। इंस्टेड ऑफ कि जो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करें, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगी, इंस्टेड ऑफ कि हम किताब में से पढ़ के कुछ रिकमेंडेशन ले रहे हैं। क्योंकि वो जो फियर है वो आपका अपने आप अंदर का जो फियर है वो निकल जाएगा जब आप अपने आप को ट्रस्ट करने लग जाएंगे। तो चाहे वो प्रेगनेंसी की बात हो, चाहे वो लेबर की बात हो, चाहे वो डिलीवरी की बात हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो, अगर मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रस्ट करती हूँ तो वो मेरे लिए वो जर्नी जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्फॉर्मेशन गेन करें, राइट प्लेटफॉर्म से गेन करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही चूज़ योर डॉक्टर वाइजली, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना भी चाहें पहले शॉपिंग कर लीजिए, डॉक्टर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, हाँ, जैसा डॉक्टर शॉपिंग, हाँ, बट फिर अब आप जिस डॉक्टर को फाइनलाइज करते हैं, जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल है, उसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, फिर आप सरेंडर करिए। सो ट्रस्ट योर बॉडी एंड सरेंडर टू द प्रोसेस, सरेंडर टू द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग एंड लेट गो। आप होल्ड मत करिए अपने आप को, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो ब्यूटीफुल जर्नी है आपकी प्रेगनेंसी की, वो एक एम्पावरिंग बर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद विद दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेबी कॉन्फिडेंटली, आपके एंग्जाइटी कम होगी, तो आप ब्रेस्ट फीड भी बहुत ईजिली एंड स्मूथली कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी जो है वो पूरी स्मूथ करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेट योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड फ्लो विद द एनर्जी फ्लो विद द एनर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट से हमारे ऑडियंस को बहुत लाभ मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।